एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और इनकी क्यों नीड फील हुई, क्योंकि जब डाल्टन ने ये बोला कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है, क्योंकि उस टाइम तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी खोज नहीं हुई थी, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट और जो कि अविभाज्य हो, मतलब जिसको और डिवाइड ना किया जा सकते, ये बोला था किसने, डाल्टन ने बोला था। तो अब एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे बनेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। भाई कैसे पता चलेगा कि कभी ये बन रहा है कभी ये नहीं बन रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के रूल्स दिए, कुछ लॉ दिए, उन्हीं को आज हम स्टडी करेंगे, ताकि आगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसमें कौन सी रिएक्शन, कौन से कितने मोल, सब कुछ क्यों हो रहा है वो हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम जो जो लॉ पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बता देती हूँ। पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये दिया एंटोनी लेवोसियर ने। ये पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन का नियम। और हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये किसने दिया, जे प्रोस्ट। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल यानी गुणित अनुपात का नियम। ये किसने दिया, ये डाल्टन ने दिया। ठीक है, फिर है फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये दिया रिचर ने। फिर है लॉ ऑफ गैलुसेक गैसियस वॉल्यूम। या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम। ये तो क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम है। ओके, और सिक्स्थ वन है एवोगैड्रो लो। समझ में आ गया। अब हम वन बाई वन इनकी बात कर लेते हैं। तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ये क्या कहता है
ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्स में जो मास या फिर जो एनर्जी या फिर जो मैटर है जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, अब और ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ में आ गया? या फिर क्या बोलेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि उसकी कंडीशन है जो कि बंद पात्र क्लोज्ड वेसल में हो, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कब होगा, जब कोई भी रिएक्शन किस में हो, बंद पात्र में होनी चाहिए। अगर ओपन में होगी तो भी ये रूल फॉलो हो रहा होगा, बट हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? बट अगर क्लोज में होगी तो हम ही आराम से बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर। इसमें हाइड्रोजन का कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का कितना, एक, तो 2 का कितना हुआ, 2 ग्राम। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 32, तो आधा ही है, तो कितना, 16 ग्राम। तो हमारा रूल क्या बोलता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट 2 + 16 किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो 18 है, इतना ही मास हमारा किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना, 2 + ऑक्सीजन का कितना, 1 का कितना, 16, तो कितना हुआ, 18। समझ आ गया? यहाँ ये था 32/2 और यहाँ 16 है। समझ आ रहा है? तो 18 और 18 मतलब, तो ये बात सही है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। हो गया? चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम की। ये जो मास ऑफ कंजर्वेशन है, ये मास्टर समझ सकते हैं इन सारे नियमों का। कैसे? इसी के नियम सब पे फॉलो होंगे। ये जो तीनों नियम है ये किस पे है, मास से रिलेटेड है, तीनों नहीं, ये चारों। और ये जो 2 हैं ये वाले गैस के वॉल्यूम के लिए, ये सिर्फ गैसेस के लिए है। समझ आ रहा है? तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है कि यदि कोई यौगिक या कंपाउंड लिख दो के तत्व के मास हमेशा क्या होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्थिर अनुपात, एक फिक्स रेशियो में होंगे। जैसे अब समझा देती हूँ, जैसे H2 + हाफ O2 गिव्स वाटर। कोई कंपाउंड, मतलब हमारा कंपाउंड क्या है, वाटर के तत्व है, मतलब इसका एक तत्व ये और दूसरा तत्व ये, इनके मास, मतलब इस हाइड्रोजन का यहाँ मास कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 16 ग्राम। इनके जो मास हैं वो एक फिक्स रेशियो में होंगे। इनका रेशियो कितना है, 1:8। मतलब आप वाटर, अगर आपको वाटर बनाना है या फिर कोई भी वाटर, चाहे वो बारिश का हो, चाहे नाले का हो, चाहे घर का हो, कहीं का भी पानी हो, उसमें जो वो जो वाटर है वो 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के 1:8 से ही बना हुआ होगा। अगर वो 1:8 से नहीं बना है तो वो, उसको हम पानी नहीं कहेंगे, वो कुछ और ही होगा। समझ में आ गया? गुड। अब बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। स्थिर अनुपात देख लिया। अब मल्टीपल प्रोपोर्शनल बिल्कुल इसी के जैसा है, पर इसमें क्या होगा कि इसमें ना 2 या 2 से अधिक तत्व किसी के मास किसी एक फिक्स तत्व के मास के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो फिक्स वाला नहीं है, मतलब
मैं समझा देती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे H2 प्लस हाफ O2, इसमें हम क्या करते हैं, एक तत्व जिसका फिक्स मास होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन ले लिया जिसका फिक्स मास है 2 ग्राम। इसके साथ दूसरा तत्व है, दो तरीके से रिएक्ट करे, जैसे एक बार तो हाफ O2 की फॉर्म में और एक बार फुल O2 की फॉर्म में रिएक्ट करे, तो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा 1 मोल ऑफ H2O, एक H2O बनेगा। और इधर क्या बनेंगे, 2 पेरोक्साइड बनेंगे। समझ आ गया। तो ये नियम क्या कह रहा है कि अगर एक तत्व जिसका कि फिक्स मास हो उसके साथ दूसरा तत्व जिसका मास फिक्स नहीं हो, यहाँ कितना 16 ग्राम यूज हुआ है और यहाँ 32 ग्राम यूज हुआ है, तो इन दोनों का जो मास है वो एक रेशो में होगा। जैसे 16:32 मतलब 1:2। ये गुणित हो गया ना, एक से दूसरा डबल हो गया, तो ये गुणित, इसी को कह रहे हैं गुणित। समझ आ गया। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट हमें बनाने हैं बट जो रिएक्टेंट है वो सेम है, उसमें से एक क्या होना चाहिए, फिक्स है अगर हमारा, तो दूसरे जो रिएक्टेंट जिनके मास वेरी कर रहे हैं उनके गुणित अनुपात में होगा उनके मास का रेशियो। समझ में आ गया। ओके।